नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू द डिस्कशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2025 प्रिपरेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारा तीसरा डिस्कशन हो रहा है। पार्ट 1 में हम लोगों ने एक ट्रेंड एनालिसिस किया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस क्वेश्चंस के बारे में फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए थे बायोटेक्नोलॉजी से, स्पेस टेक्नोलॉजी से एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी से। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि कुछ और टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। आई होप कि यू आर ऑल डूइंग इट। पार्ट 2 में मैंने जो मेरी पुरानी डिस्कशंस हुई थी ड्रोन के ऊपर, ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर, उन सभी को कोलेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया था। आई होप कि आपने उन दोनों वीडियोस को देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को। आज हमारी डिस्कशन हो रही है ऑफ पार्ट 3, और जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्ट 3 में हम लोग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में हम लोग प्रेडोमिनेंटली दो चीज़ों पे फोकस करेंगे, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। इस साल के मेंस में देयर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के इनसे क्वेश्चन अपीयर हो सकते हैं। अगेन आई एम रीइटरेटिंग कि यूपीएससी को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान आप सभी को ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ही थोड़ा सा प्रिपरेशन करोगे तो एक लिमिट या फिर एक प्रिपरेशन बॉक्स, जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ। और क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में मैं डिस्कशन ज़रूर आपके साथ करूँगा। ठीक है, आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी लोग आपकी प्रिपरेशन में एडवांस स्टेजेस में हो। क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता है, क्वांटम कंप्यूटिंग और जो नॉर्मल कंप्यूटिंग होती है उन दोनों के डिफरेंस के बारे में आपको पता है। जैसे हमारी क्लासिकल कंप्यूटिंग है, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिकल बिट, जिसको हम लोग बाइनरी बिट कहते हैं, जिसकी वैल्यू आइदर 0 होगी या फिर 1 होगी। बाइनरी में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, बाइनरी में ही सारा का सारा डेटा हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। जब हम लोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ बाइनरी 0 1, राइट। लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी में क्लासिकल बिट के बदले वी यूज़ अ क्यूबिट। अब ये जो क्यूबिट है, अब आजकल आप लोगों ने क्यूबिट ही नहीं क्यूट्रिट के बारे में भी सुना होगा, और डबल क्यूबिट के बारे में, जहाँ पे यू हैव वैल्यूज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 4 पैरामीटर्स। ये भी आजकल डेवलपमेंट में है, बट अगेन आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यू नीड टू फोकस ऑन क्यूबिट। अब ये क्यूबिट क्या होता है? आई एम क्वाइट श्योर कि आपने क्यूबिट के बारे में पढ़ा हुआ है। क्यूबिट फिजिकल एंटिटीज होती है, और हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होंगे या फिर क्लासिकल कंप्यूटेशन होता है, उसमें और क्वांटम कंप्यूटेशन में अंतर क्या है? द प्रोसेसर इज बेस्ड ऑन क्यूबिट। Qubit is a physical entity like photon. It may be an electron, it may be a trapped ion, it may be a miniature circuit as well, जहाँ पे उस क्यूबिट की वैल्यू कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रही है दो वैल्यूज के बीच, 0 और 1। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी में जब हम लोग क्यूबिट की बात करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ वैल्यू। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि 0 और 1 के बीच ढेर सारी वैल्यूज है, जिसके बीच में ये क्यूबिट की वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहती है। ऑफ कोर्स जब हम लोग लॉजिक डिजाइन करेंगे, लॉजिक बिल्ड करेंगे, तो इस क्यूबिट की वैल्यू कोलैप्स जरूर होगी। अब क्यूबिट्स के बेसिस के ऊपर ही हम लोग सारे कंप्यूटेशन की जो टेक्निकलिटीज होती हैं, हम लोग उनको डिजाइन करेंगे। जैसे कि एल्गोरिथम्स हो गए, क्यूबिट्स के बेसिस के ऊपर स्पेशल एल्गोरिथम्स हम लोग लिखेंगे, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग लॉजिक गेट्स भी डिजाइन करेंगे। इसके अलावा, क्वांटाइजेशन के अलावा, हम लोग अलग अलग प्रिंसिपल्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके बेसिस पे लॉजिक हम लोग बिल्ड करते हैं। तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स का क्या है कि देयर इज अ वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी कि जो लाइट है, फिर अगर समझ लीजिए फोटोन इस्तेमाल कर रहे हैं, फोटोन इज अ वेव ऑल्सो, इट्स अ पार्टिकल ऑल्सो, इस डुअलिटी को हम लोग जरूर समझते हैं। इसके अलावा क्वांटाइजेशन मैंने आपको बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो यूज 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स: प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ एंटेंगलमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो भी क्यूबिट है, अजम्पशन ये होता है कि इट कैन बी सुपर इम्पोज, दैट मीन्स इट कैन बी प्रेजेंट एट मल्टीपल पोजिशंस एट द सेम टाइम। इंटरफेरेंस का लॉजिक इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी रिजल्ट को, यानी कि लॉजिक को, और भी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली रेज या फिर उसका जो रिजल्ट होगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकते हैं। एंटेंगलमेंट में दो क्यूबिट्स अगर एंटेंगल हो जाएंगे, उनकी वैल्यू कुछ इस तरह से अटक जाएगी। एक क्यूबिट की अगर मुझे वैल्यू पता चलेगी, तो आई कैन डिसाइफर द वैल्यू ऑफ अनदर, इवन इफ द टू क्यूबिट्स आर
किलोमीटर्स अपार्ट, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट ऑल्सो। इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी इस्तेमाल करते हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसकी वजह से देयर कैन बी नो टू क्यूबिट्स विच कैन बी सिमिलर, यानी कि नो क्लोन प्रिंसिपल हमारे पास आता है कि दो क्यूबिट सेम हो ही नहीं सकते हैं। ऑफकोर्स उनकी वैल्यू एंटांगल हो सकती है, लेकिन दो क्यूबिट सेम नहीं हो सकते। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है जिनका इस्तेमाल करके हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम कंप्यूटेशन बेस्ड एल्गोरिथम्स और लॉजिक्स डेवलप करते हैं। ये तो क्वांटम टेक्नोलॉजी की बेसिक्स हो गए। आई एम क्वाइट श्योर कि ऑल ऑफ यू नो दिस, बट सर इस क्वांटम टेक्नोलॉजी में हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस एंटिसिपेट कर सकते हैं? मेरा अनुमान होगा कि दो इंपॉर्टेंट थीम्स के ऊपर क्वेश्चंस अपीयर हो सकते हैं, और वही दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो हमारा खुद का इनिशिएटिव है, नेशनल क्वांटम मिशन है, विच इज़ ऑलरेडी अनाउंस। सरकार ने इसको ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले अनाउंस कर दिया था। नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके अलावा विल ऑल्सो टॉक अबाउट क्वांटम कम्युनिकेशन, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में इंडिया ने क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स कर लिए। तो इन दोनों थीम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक सिंपल सा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है। नेशनल क्वांटम मिशन सीक्स टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज। डिस्कस इट्स की फीचर्स एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन। साथ ही साथ चैलेंजेस को एग्जामिन करें नेशनल क्वांटम मिशन के अचीवमेंट में। तो चलिए इस नेशनल क्वांटम मिशन को समझते हैं और इससे जुड़ी हुई सारी डिटेल्स को लेते हैं, साथ ही साथ क्या चैलेंजेस है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, 2023 में ही भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन को अनाउंस किया। इसकी बजटरी एलोकेशन भी दी गई 6,000 करोड़ की। ऑल्दो ये भी कम राशि है क्वांटम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, बट 2023-24 से लेकर 2030-31 तक 6,000 करोड़ रुपए की एलोकेशन ऑलरेडी हो चुकी है। भारत सरकार चाहता है कि इंडिया क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक पायनियर देश बने, जहाँ पे हम लोग हमारी खुद की इंडिजिनस रिसर्च करें और इनोवेशंस लाएं, जिससे कि हम सक्षम बने, सेल्फ रिलायंट बने और आत्मनिर्भर बने, जिससे कि पूरी क्वांटम टेक्नोलॉजी क्वांटम रेल्म में हम लोग रेवोल्यूशनाइज करें हमारे देश में। अब यहाँ पे फोकस एरियाज क्या है? नेशनल क्वांटम मिशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। दूसरे पार्टनर्स भी है, स्पेशली मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है इसमें। नेशनल क्वांटम मिशन के 4 फोकस एरियाज है। ऑफकोर्स पहला फोकस एरिया होगा कंप्यूटिंग, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करें। यहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि आने वाले 8 सालों में हम लोग डेवलप करना चाहते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स विच वुड बी बिटवीन 50 to 1000 क्यूबिट्स, 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स की कैपेबिलिटी वाले सुपर कंप्यूटर्स, पार्डन मी, क्वांटम कंप्यूटर्स हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। ऑफकोर्स क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए अभी जो क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोसेसर्स है उसके अंदर सबसे मैं कहूँगा एडवांस्ड कंपनी वुड बी IBM, और IBM के जो क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोसेसर्स उन्होंने जो डेवलप किए हुए हैं लो टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, क्योंकि दे यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपर कंडक्टिविटी एज वेल। इसके अलावा सेकेंड एस्पेक्ट है क्वांटम कम्युनिकेशन का, जहाँ पे हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर 2000 किलोमीटर्स डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। और इस सिक्योर कम्युनिकेशन में हम लोग क्वांटम एनक्रिप्शन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा 2 और एरियाज है फोकस के अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन, दैट इज क्वांटम साइंस एंड मेट्रोलॉजी, यानी कि मेजरमेंट, एंड क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इन चारों फोकस एरियाज को याद करें नेशनल क्वांटम मिशन में। क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, क्वांटम सेंसिंग है एंड क्वांटम मटेरियल्स है। इसके अलावा हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हम लोग किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी हम लोगों ने ऑलरेडी बना दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक इम्पॉर्टेंट उनका पार्टनर है मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे हम लोगों ने 4 वर्ल्ड क्लास हब्स बनाए हैं, क्योंकि 4 एरियाज पर फोकस कर रहे हैं, तो 4 हब्स हम लोगों ने बनाए हुए। IISc बेंगलुरु वुड बी द हब फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग, IIT Madras would be for quantum communication, IIT Bombay for quantum sensing, IIT Delhi for quantum materials। अगर ये IITs याद ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी याद रहेगी कि हमारे नेशनल क्वांटम मिशन में कुछ नोडल एजेंसीज या फिर थेमेटिक्स हम लोगों ने बना के रखे हुए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन हब स्पोक एंड स्पाइक मॉडल।
यहाँ पे कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रही है भारत सरकार, जहाँ पे ना सिर्फ सरकार की बॉडीज यानी कि ना सिर्फ मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स, दूसरे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज और दूसरे स्टार्टअप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो, ये इंटेंशन है। और ये जो 4 थेमेटिक्स हब्स मैंने आपको बताया, आईआईसी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी दिल्ली, ये नेशनल कोलैबोरेशन को एंकर करेंगे, जहाँ पे दूसरे 43 इंस्टीट्यूशंस को साथ में लाएंगे, एकेडमिया को साथ में लाएंगे, इंडस्ट्री के साथ भी कोलैबोरेशन काफ़ी रहेगा। सरकार की तरफ से फंडिंग तो आ ही रही है। दे विल फोकस एंड दे विल फोस्टर बोथ बेसिक एज वेल एज एप्लीकेशन ड्रिवन रिसर्च। ऑलराइट, इसके अलावा पोटेंशियल क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्वांटम रेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और हम लोग काफ़ी पीछे हैं। अगर हम लोग क्वांटम कम्युनिकेशन की बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग कैपेसिटी की बात करें, तो इंडिया वुड बी अ लेट स्टार्टर। ऑलरेडी चाइना हैज़ गेन ग्राउंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ गेन ग्राउंड, यूएस की कुछ कंपनीज है जैसे कि आईबीएम है, वो काफ़ी एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम प्रोसेसर्स ऑलरेडी बना चुके हैं, उनकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर आपने क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में बताया, इसका फ़ायदा क्या है? क्या रोज़मर्रा की लाइफ में क्वांटम कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है? एब्सोल्युटली नॉट। क्वांटम कंप्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है, मैं कहूँगा, एट द लेवल ऑफ R&D, जहाँ पे हम लोग जो बड़े बड़े सवाल है, जहाँ पे हैवी डेटा को हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत ही क्विकली हम लोग कंप्यूट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्वांटम कंप्यूटेशन विल हेल्प एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन R&D, नॉट इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा? सबसे पहले तो हमारी सिक्योरिटी के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होगा, क्योंकि हम लोग क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिससे कि हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन काफ़ी सिक्योर हो सकती है। हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, जैसे कि मिलिट्री के एसेट्स हैं, मिलिट्री कम्युनिकेशन है, बैंकिंग हो गया, पावर ग्रिड हो गया, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वांटम बेस्ड कम्युनिकेशन लाएंगे तो एब्सोल्युटली सिक्योर कम्युनिकेशन होगी। इसके अलावा ऑफ कोर्स हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं और क्वांटम इंडस्ट्री बढ़ेगी। और क्वांटम इंडस्ट्री के साथ साथ जो दूसरे अटैच्ड इंडस्ट्रीज होंगे, जैसे कि अगेन दिस क्वांटम टेक्नोलॉजी वुड बी हैवीली कनेक्टेड विथ योर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ऑल्सो, तो हमारी जो दूसरे सेक्टर्स होंगे उनके ऊपर भी इसका एक स्पिलओवर पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर होगा। जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी की जो पोटेंशियल एप्लीकेशंस आएंगे, दे कैन हेल्प अस इन टेलीकम्युनिकेशंस, इन सिक्योर फाइनेंसेस, इन हेल्थ केयर, इन एनर्जी, स्पेस सेक्टर में अलग अलग जगह पे ये हम लोग ज़रूर इसके एप्लीकेशंस ला सकते हैं। इसके अलावा क्वांटम मिशन से जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्वांटम मिशन के अंदर हम लोग स्किलिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स, टैलेंट हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग नए जनरेशन के साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, फिजिसिस्ट हो गए, क्वांटम फिजिसिस्ट हो गए, उन्हें हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस तो है ही है, जहाँ पे we are trying to compete globally at the world, and as I told you, some other countries have head start, we are a little behind, but there आए दुरुस्त आए। I think national quantum mission is going to put India on the quantum map of the world, क्योंकि बहुत ही गिने चुने कंट्रीज़ हैं, हम लोग उंगलियों पे गिन सकते हैं कंट्रीज़ जो लोग क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड इंडिया वुड बी वन ऑफ देम। ऑलराइट सर, अभी तक जो आपने बताया काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनी हम लोगों ने, काफ़ी अच्छा लगा। देश में हमारे क्वांटम टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन चैलेंजेस क्या होंगी? देखिए, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो चैलेंज वाइज जो मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जेनेरिक चैलेंजेस आते हैं, वो यहाँ पे भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी हैं। ऑफकोर्स इन क्वांटम टेक्नोलॉजी वी डू नॉट हैव रिक्विजिट टैलेंट एंड दी स्किल्स। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं ऑलरेडी, जो मैं कहूँगा टैलेंटेड फिजिसिस्ट हो गए, टैलेंटेड साइंटिस्ट हो गए, दे आर पोच्ड और दे टेंड टू शिफ्ट टू डेवलप कंट्रीज। तो हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टेज है क्वांटम फिजिसिस्ट की, इंजीनियर्स की, एल्गोरिथम डेवलपर्स, क्योंकि क्वांटम कम्युनिकेशन में, क्वांटम कंप्यूटिंग में वी नीड एंटायरली न्यू थिंग। देखिए, शायद हमारा स्टोरेज की चीज़ें हम लोग सिमिलर इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे क्वांटम टेक को और हमारे नॉर्मल कंप्यूटिंग टेक को, लेकिन प्रोसेसर तो बिल्ड करना ही पड़ेगा ना। जो लॉजिक है उस लॉजिक को
बनाने के लिए या फिर लॉजिक गेट्स को डेवलप करने के लिए हमें एल्गोरिथम्स तो लिखने पड़ेंगे. तो वी डू नॉट हैव एल्गोरिथम डेवलपर्स, वी डू नॉट हैव क्वांटम फिजिसिस्ट इंजीनियर्स. इसके अलावा ब्रेन ड्रेन इज अ प्रॉब्लम हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट हाई R&D कॉस्ट्स है. ओके, सो हाई R&D कॉस्ट में अगर हम लोग देखें क्वांटम टेक्नोलॉजी, इट डिमांड्स वेरी एडवांस टेक्नोलॉजीज. बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर पे काम करना पड़ेगा, क्रायोजेनिक सेटअप चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी जितनी भी एडवांस डेवलपमेंट हो चुकी है, दिस इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट. जो भी एडवांस्ड प्रोसेसर्स आ चुके हैं उसमें सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, प्रेडोमिनेटली IBM ने इस्तेमाल किया है. लेकिन हम लोग आगे चल के वी नीड टू फोकस मोर ऑन प्रॉबली नॉर्मल टेम्परेचर क्यूबिट्स, राइट. टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स के ऊपर भी आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है, बट स्टिल क्वांटम टेक्नोलॉजी नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, रेयर अर्थ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और काफ़ी एक्सपेंसिव होगा. और इससे जुड़ा हुआ जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है वो भी उसके प्रति भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं. इसके अलावा वी डू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स. अब इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक मतलब हमारे पास जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ है वही लैकिंग है. क्वांटम एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए भी हमें हाई एंड लैब्स की ज़रूरत पड़ेगी. साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे एसोसिएटेड जो इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होगी, फोटोनिक्स इंडस्ट्री हो गई, या फिर क्यूबिट जनरेशन के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी. तो ये सारी बॉटलनेक्स ज़रूर है. ऑफ कोर्स इसके साथ आप जोड़ सकते हो कि हमारे पास पावर की दिक्कत भी है, बिकॉज दिस नीड्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर. तो that can also be added in. Apart from that, there is weak industry and academia link already. तो हमारे यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्रीज़ का थोड़ा सा लिंकेज वीक ही है. साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि हम लोग ग्लोबल कंपटीशन में थोड़ा सा पीछे रह चुके हैं. नेशंस लाइक US एंड चाइना आर ईयर्स अहेड ऑफ अस, क्वांटम कम्युनिकेशन में भी और क्वांटम कंप्यूटेशन में भी. मैं कहूँगा US की जो कंपनी है IBM, उनके पास जो हम लोग प्लान कर रहे हैं ना, ऑलरेडी 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स का क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करने की बात कर रहे हैं. IBM has already achieved it. That means by 2030 we will be behind IBM and IBM would go much ahead in the next 5 to 6 years, isn't it? इसके अलावा क्वांटम टेक्नोलॉजी में जो हम लोग फंडिंग करेंगे, सरकार की तरफ से काफ़ी मदद मिलने की ज़रूरत है. और यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है प्रोजेक्ट का, कि ब्रेक थ्रू मिलना उतना आसान नहीं होगा. थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है. सो दिस इज़ अनदर इशू दैट वी माइट फेस गोइंग इनटू फ्यूचर. बट ओवरऑल सरकार की तरफ से एक पॉलिसी डायरेक्शन ज़रूर आ चुकी है कि वी विल बी फोकसिंग ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, वी विल बी बिल्डिंग आवर क्वांटम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर श्योर. ऑफकोर्स कॉस्ट वाइज 6000 करोड़ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरे देशों के साथ, दी चाइनीज़ फंडिंग इट गोज़ इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मल्टीपल बिलियंस ऑफ डॉलर्स. उनके क्वांटम प्रोग्राम के ऊपर ही $5 बिलियन फंडिंग जा चुकी है. US में तो प्राइवेट कंपनीज हैव स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. सो दैट वे वी आर लिटिल बिहाइंड. बट अगेन लेट्स होप that we are able to achieve the targets that we have set for quantum mission, and let's see what the progress will be. Of course सर सजेशन के तौर पे क्या होगा, इन्हीं चीज़ों को हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है. मैंने आपको बताया कि आंसर राइटिंग में जैसे आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम को डिफाइन किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसको डाइसेक्ट कर दिया, उसी के करस्पॉन्डिंग सजेशंस आपको बताने हैं. जैसे अगर टैलेंट और स्किल का गैप है तो इंश्योर करें कि हमारे यहाँ पे क्वांटम फिजिसिस्ट को ट्रेन करें, क्वांटम इंजीनियर्स को ट्रेन करें, ब्रेन ड्रेन होने ना दें. अगर हाई कॉस्ट R&D की है तो ज़्यादा फंडिंग दें और इंश्योर करें कि हम लोग अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करें. ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आपको नोट करना है. ठीक, सो दिस इज अबाउट द क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन. ऑलराइट, एक और थीम जो क्वांटम टेक्नोलॉजी में हो सकता है, I would consider quantum communication to be a very important theme in our preparation. ठीक है, अगेन सर क्वांटम मिशन और क्वांटम कम्युनिकेशन में अंतर क्या है आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि हम लोग जैसे अगर आपने नेशनल क्वांटम मिशन में 4 जो फोकस एरियाज देखे थे, एक तो क्वांटम कंप्यूटिंग है और एक क्वांटम कम्युनिकेशन ही है. तो कम्युनिकेशन एक एरिया बनता है जहाँ पे सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फोकस है. और रिसेंट टाइम्स में इसरो की रिसर्च हो चुकी है. आई थिंक 2 साल पहले इसरो ने
300 मीटर सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन को अचीव कर लिया था। और इस साल डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने आईआईटी दिल्ली कैंपस पे 1 किलोमीटर सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन को अचीव कर लिया। तो हमें इस चीज़ को समझना थोड़ा सा अनिवार्य हो जाएगा हमारे लिए क्वांटम कम्युनिकेशन को, और इससे जुड़े हुए जो भी फायदे हैं और जो भी चैलेंजेस है उनको भी समझना ज़रूरी हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वांटम कम्युनिकेशन। अब सबसे पहला जो कोर चीज़ आपको समझना है कि क्वांटम कम्युनिकेशन इज रूटेड इन क्वांटम एनक्रिप्शन। अब नॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे आपसे बात करनी है तो मैं आपको फ़ोन करूंगा। जब मैं आपको फ़ोन करूंगा मेरा जो वॉइस डेटा है वो वॉइस डेटा एनालॉग डेटा वो डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है। डिजिटल में कन्वर्ट होकर इंटरनेट के थ्रू या फिर हमारे टेलीफोन जो सिग्नल्स है, रेडियो सिग्नल्स है जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन की, उसके थ्रू आप तक पहुंच रहा है। जब आप तक पहुंचेगा तो वही डिजिटल सिग्नल फिर से एनालॉग बनेगा और आपको सुनाई देगा, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल बाइनरी चैनल होते हैं कम्युनिकेशन के, वायर्ड हो या फिर वायरलेस हो, उसमें ईव्सड्रॉपिंग की बहुत ज़्यादा चांस है। आपने कई बार खबरें सुनी होगी कि सरकार ने फ़ोन को टैप कर लिया, सरकार आवाज़ें सुन रही है, या फिर समझ लो इंटेलिजेंस एजेंसीज आर एबल टू हियर व्हाट यू आर टॉकिंग और आपके ईमेल्स को एक्सेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, डेटा उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है, कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। जो क्लासिकल कम्युनिकेशन की आपको बात कर रहा हूँ, वो भी क्लासिकल डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। तो क्वांटम कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनक्रिप्टेड डेटा होगा। मतलब जो भी एक्सेस करना चाहते हैं उनके पास क्वांटम एनक्रिप्टेड की चाहिए। और ये जो क्वांटम एनक्रिप्शन है ये हम लोग क्यूबिट्स के बेसिस पे ही डेवलप करते हैं, ठीक है। तो क्वांटम एनक्रिप्शन, उसको हम लोग क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, जहां पे हम लोग एनक्रिप्ट करेंगे और उस एनक्रिप्टेड डेटा को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे यूजिंग क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। सर क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स क्या है? अगेन वही प्रिंसिपल्स है, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है, एंटेंगलमेंट का प्रिंसिपल है, इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल है। यही प्रिंसिपल्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। प्रिडोमिनेंटली हम लोग एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी इस्तेमाल करते हैं इन क्वांटम कम्युनिकेशन। एंटेंगलमेंट क्या होता है? एंटेंगलमेंट का प्रिंसिपल है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ क्यूबिट्स टू एफिशिएंटली कम्युनिकेट अमॉन्ग्स्ट ईच अदर। जहाँ पे जो भी इनपुट आउटपुट क्राइटेरिया होगा वो एंटेंगल हो जाएंगे। अब मैंने क्लास में, आई एम क्वाइट श्योर जो भी मेरा क्लास अटेंड कर चुके हैं उनको मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ केक, राइट। आपको याद होगा केक का एग्जाम्पल। समझ लीजिए मुझे किसी स्टूडेंट को एक केक देना है, ठीक है। तो मैं बेकरी चला गया और मैंने बेकरी में जाकर 2 केक लिए, एक मेरे लिए एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो उस बेकरी वाले ने क्या किया, 2 अलग अलग केक, समझ लीजिए चॉकलेट केक है और रेड वेलवेट केक है, उन दोनों केक्स को सिमिलर डब्बों में डाल दिया। दोनों सफ़ेद तरह के डब्बे हैं और दोनों को टेप कर दिया। अब मुझे पता नहीं है कि कौन से डब्बे में कौन सा केक है, और मैं बेकरी से निकलकर एक डब्बा मैंने मेरे स्टूडेंट के हाथ में थमा दिया। स्टूडेंट मेरे यहाँ से निकला, 10,000 किलोमीटर दूर चला गया। अब इज देयर एनी मीन्स कि मुझे पता चलेगा उस स्टूडेंट के पास कौन सा केक है? सर बिल्कुल पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? सर आप अपना डब्बा खोल दो तो जो भी केक आपके डब्बे में रहेगा उसके ऑपोजिट वाला केक उसके डब्बे में रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक चॉकलेट केक है, एक रेड वेलवेट केक है। अगर मैंने अपना डब्बा ओपन किया तो मेरे पास अगर चॉकलेट केक है तो उस स्टूडेंट के पास 10,000 किलोमीटर दूर जो चला गया है उसके पास रेड वेलवेट केक होगा, इजंट इट? दैट इज द ब्यूटी ऑफ एंटेंगलमेंट। और ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 10,000 किलोमीटर का। इट कैन बी 1 लाख किलोमीटर्स, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, इट कैन बी ऑन अर्थ एंड ऑन मार्स ऑल्सो। कैन यू इमेजिन द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एंटेंगलमेंट? तो हम लोग क्वांटम एनक्रिप्शन में क्वांटम एंटेंगलमेंट, नो क्लोनिंग थ्योरम की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, उनके बेसिस के ऊपर हम लोग एनक्रिप्शन करते हैं। और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग क्यूकेडी कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। रीसेंट टाइम्स में जो क्वांटम एनक्रिप्शन है वहाँ पे क्वांटम की एनक्रिप्शन जो है उसमें हम लोग अलग अलग प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोटोकॉल्स आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर समझ लीजिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल सवाल आया तो इसको यूज़ करें, या फिर इसको आंसर में इस्तेमाल भी मत करें। जो रीसेंट टाइम्स में जो रिसर्च हुई है डीआरडीओ की, उसमें उन्होंने E91 क्वांटम की एनक्रिप्शन इस्तेमाल किया हुआ है, जहां पे फोटॉन्स को एंटेंगल किया है। जो पोलराइज फोटॉन्स होते हैं उन्हें एंटेंगल कर दिया। इसके अलावा दीज आर सम ऑफ द अदर क्वांटम एनक्रिप्शन प्रिंसिपल्स, जैसे कि BB84 एक
प्रोटोकॉल है, एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल है, जहाँ पे हम लोग जो क्यूबिट्स होते हैं उनकी बेसिस को बदलते हैं। जैसे समझ लो अगर फोटोन है तो हम लोग दे आर पोलराइज आउट ऑफ फेस। SARG04 प्रोटोकॉल है जहाँ पे हम लोग एडिशनल क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ईव्सड्रॉपिंग ना हो। और डिफरेंट वेरिएबल्स QKD भी है जहाँ पे कंटिन्यूस वेरिएबल्स QKD हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट जनरली अगर आपको E91 टर्म भी याद रहेगा दैट इज ऑल्सो मोर देन एनफ। अब सर इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अभी फिलहाल सर मुझे अगर एक क्यूबिट भेजना है, समझ लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर मुझे क्यूबिट भेजना है तो कैसे भेज सकता हूँ। देखिए क्यूबिट भेजने के लिए मुझे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं उस पर भेज सकता हूँ, करेक्ट है ना? राइट सर, ठीक है। तो हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट सिक्योर कम्युनिकेशन ऑन आर ऑलरेडी प्रेजेंट चैनल एंड ऑन क्वांटम चैनल हम लोग दो चैनल्स बनाएंगे। यहाँ पे तो नॉर्मल डेटा जाएगा मेरा, ए से बी तक हम लोग नॉर्मल डेटा भेजेंगे। जैसे समझ लीजिए मैंने एक मैसेज भेजा, हेलो हाउ आर यू। ये जो मैसेज है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा लेकिन एनक्रिप्टेड है। अगर मैंने मैसेज भेजा, अगर मैं एलिस हूँ, मैंने हाय हाउ आर यू भेजा है बॉब को, तो बॉब को अगर वो मैसेज पढ़ना है तो उसके पास क्वांटम की होना चाहिए, और जो क्वांटम की है मैंने उसको क्वांटम चैनल पे शेयर किया है। सर ये क्वांटम चैनल क्या हो सकता है? दोनों के बीच डायरेक्टली फिजिकल कनेक्शन हो सकता है, या फिर रीसेंट टाइम्स में इस तरह की भी रिसर्च हुई है कि हम लोग हमारे नॉर्मल चैनल के ऊपर, यानी कि समझ लो हमारे जो फाइबर ऑप्टिक केबल है, उसी फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर ही मैं उसके साथ ही मैंने क्वांटम की को भी शेयर किया हुआ है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। इस तरह की भी रिसर्च हो चुकी है। तो although it is better if we have a separate quantum channel, but recent research is telling us that it can be possible on classical channel also। मतलब मैसेज तो क्लासिकल चैनल पे ही जाएगा, लेकिन अगर मैसेज को पढ़ना है तो क्वांटम की जरूरत होगी। और ये जो क्वांटम की है दिस इज क्वांटम एनक्रिप्टेड। ये केवल इन दोनों के पास है, एलिस के पास है, बॉब के पास है। दूसरा अगर कोई ईव्सड्रॉप करने की कोशिश करेगा तो नई की बन जाएगी। अब इससे क्या होगा, एकदम सिक्योर कम्युनिकेशन होगा, एब्सोल्युटली सिक्योर कम्युनिकेशन। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे कैसे सिक्योर कम्युनिकेशन होगा कि क्वांटम चैनल पे जब मैंने कोई चीज़ शेयर की हुई है, तो इनफैक्ट हम लोगों ने रिसेंटली एक यूट्यूब पे डिस्कशन किया था क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में भी। तो दिस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इट वर्क्स वेरी सिमिलर टू दैट, वेयर एलिस ने जो की जनरेट की है, फिर एलिस के पास जो की है वही की बॉब के पास होनी चाहिए। अगर किसी ने ईव्सड्रॉप करने की कोशिश की तो ये की भी कोलैप्स हो जाएगी और ये की भी कोलैप्स हो जाएगी और नई की जनरेट हो जाएगी, राइट? सो क्वांटम कम्युनिकेशन में we ensure that there is no eavesdropping and there is absolutely no information leakage। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है सर इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? देखिए कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे तो आपको बेनिफिट्स पता चल जाएंगे। सबसे पहले डेटा सोवरेनिटी आपको मिल जाएगी। डेटा सोवरेनिटी मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन है जो कोई नहीं सुन सकता, राइट? एब्सोल्युटली कोई नहीं सुन सकता। तो इस तरह की कम्युनिकेशन हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है? सर डिफेंस में ज़रूरत पड़ती है, मिलिट्री कम्युनिकेशन में लगती है, मेरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, राइट? तो अभी आगे चल के समझ लीजिए मैं क्वांटम सिक्योर चैनल पे कनेक्ट कर दूंगा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को, हमारे आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, एकदम सिक्योर कम्युनिकेशन। ना सिर्फ डेटा सोवरेनिटी होगी, मेरी टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी भी होगी। टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजिकली मैं खुद चीज़ें डेवलप कर रहा हूँ, मुझे किसी पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे स्पेशली क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम टेक अगर हम लोग डेवलप कर लेंगे तो वी डोंट नीड टू रिलाई ऑन एनी अदर कंट्री फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और ऑफ कोर्स सिक्योर कम्युनिकेशन होगी आगे चल के। वी डू नॉट नो, मे बी इन द नेक्स्ट 5 years 10 years एब्सोल्युटली सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन वुड बिकम वेरी नॉर्मल, राइट? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, हेल्थ केयर के डेटा के लिए, आधार का डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, उसको हम लोग एकदम सिक्योर रख सकते हैं थ्रू क्वांटम कम्युनिकेशन। एंड ऑफ कोर्स आगे चल के हम लोग खुद ही आत्मनिर्भर बनेंगे इन टर्म्स ऑफ द डीप टेक, जैसे कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम फोटोनिक्स, इन सभी एस्पेक्ट्स में वी विल बिकम आत्मनिर्भर। अब आप सोच रहे हैं कि सर चीज़ें सुन के तो बड़ी अच्छी लग रही है, बट इसके लिए चैलेंजेस क्या है? टेक्निकल चैलेंजेस बहुत सारी है और मैं चाहूँगा कि इन चैलेंजेस के ऊपर फोकस करें। ऑफ कोर्स
दूसरी चैलेंजेस जब आप सोचोगे, कॉमन चैलेंजेस भी हैं, फॉर एग्जांपल ढेर सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल चैलेंजेस आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है स्केलिंग अप। स्केलिंग अप मतलब मेरा उद्देश्य है कि अगले 8 सालों में 2000 किलोमीटर तक मैं क्वांटम कम्युनिकेशन को स्प्रेड करूं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर 2000 किलोमीटर डिस्टेंस। आज मैं कहाँ पे हूँ? 1 डेढ़ साल पहले इसरो ने 300 मीटर का टेस्ट किया था। रिसेंटली डीआरडीओ ने 1 किलोमीटर का टेस्ट किया हुआ है। तो इसको स्केल अप करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्यों? क्योंकि मुझे लैब से फील्ड पे उतरना है, और फील्ड पे बहुत ही वाइड एरिया होगा, और वाइड एरिया में जैसे क्यूबिट्स एक तो मुझे जनरेट करने पड़ेंगे, और क्यूबिट्स के साथ काफ़ी दिक्कत होती है टेक्निकली। क्यूबिट्स के साथ यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इश्यूज लाइक इंटरफेरेंस, क्यूबिट कोलैप्स। अगर क्यूबिट कोलैप्स हुआ तो एरर करेक्शन करना पड़ेगा। देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब अभी फिलहाल कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है मुझे मेरे क्वांटम इंटीग्रेशन में। अब क्वांटम क्लासिकल इंटीग्रेशन में काफ़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए क्यूबिट बेस्ड कम्युनिकेशन है, उसके अलग अलग एल्गोरिथम है, उसका अलग प्रोसेसर है। जब मुझे इंटीग्रेट करना है उसको क्लासिकल के साथ, आई फाइंड और आई मे फेस टेक्निकल हर्डल्स। इसके अलावा वी डू नॉट हैव एनी क्वांटम सैटेलाइट। अभी तक हम लोगों ने क्वांटम सैटेलाइट डेवलप भी नहीं किया, डिप्लॉय भी नहीं किया। एंड ओवरऑल हमारे देश में क्वांटम इकोसिस्टम इज मिसिंग, मतलब क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो इंडस्ट्री है वो मिसिंग है। केवल सरकार की तरफ से फोकस है। 4 थेमेटिक्स हब बना चुके हैं, 4 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को ला चुके हैं, लेकिन क्या कोई प्राइवेट कंपनी है? हैव यू हर्ड ऑफ एनी प्राइवेट कंपनी इन इंडिया जो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है? अब आप बोलोगे नहीं सर, मैंने नहीं सुना, राइट? सो इंडियन टेक इंडस्ट्री स्टिल नेसेट, जहाँ पे स्टार्टअप पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। और यहाँ पे एक और बड़ा इशू क्या है कि हम लोग जो क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए जो दूसरी चीज़ें लगेंगी, जैसे कि समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए भी मैं दूसरे देशों पे निर्भर हूँ। और हमारे यहाँ पे ऑफ कोर्स वी डू नॉट हैव ह्यूमन रिसोर्स, वी नीड क्वांटम साइंटिस्ट, वी नीड क्वांटम इंजीनियर्स, एंड वी ऑल्सो नीड लीगल एंड रेगुलेटरी क्लैरिटी गोइंग इनटू फॉरवर्ड। आगे चल के शायद ये प्रॉब्लम्स क्रॉप अप हो सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द पोटेंशियल चैलेंजेस दैट वी फेस, एंड आई वुड एक्सपेक्ट अगर इस पे सवाल आएगा तो डू राइट दीज टेक्निकल पॉइंट्स। मेनली स्केलिंग अप का प्रॉब्लम है और क्वांटम क्लासिकल इंटीग्रेशन का दिक्कत बहुत बड़े दिक्कत है। आई वुड एक्सपेक्ट कि ये पॉइंटर्स उसके अंदर रहे, ठीक है? और अगर इन चैलेंजेस को रिजॉल्व करते हुए चलेंगे तो वी विल बी सक्सेसफुल, नॉट जस्ट इन आवर नेशनल क्वांटम मिशन, वी विल बी क्वाइट सक्सेसफुल इन सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन एज वेल, ठीक है? अब आपके दिमाग में एक सवाल भी आ रहा होगा कि सर इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, प्रोडोमिनेटली यूएसए एंड चाइना, वेयर डू वी स्टैंड? हम लोग कहाँ हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना और यूएसए ने काफ़ी हेड स्टार्ट ले ली है इन टर्म्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। 2016 में ही चाइना ने अपना क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च किया था, मीसियस। उससे ऑलरेडी वो क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर, क्वांटम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर चुके हैं। दे ऑलरेडी हैव अ डेडिकेटेड सैटेलाइट, और ये कहा जाता है कि उन्होंने क्वांटम कम्युनिकेशन को डेमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है ओवर कॉइल्ड ऑप्टिकल फाइबर विच आर मोर देन 1000 किलोमीटर लॉन्ग। इसके अलावा यूएस की एक कंपनी है क्वांटम एक्सचेंज करके, उन्होंने भी 1000 किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक केबल स्पेशली फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन इसको ऑलरेडी ले कर दिया बोस्टन और वाशिंगटन डीसी के बीच फॉर सिक्योर क्वांटम कैपेबिलिटीज। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस दे आर वेरी अहेड। जैसे मैंने आपको बताया, रिसेंटली हम लोगों ने 1 किलोमीटर पे अचीव किया हुआ है। अदर्स आर वे अहेड इन टर्म्स ऑफ द चाइनीज, दे ऑलरेडी हैव अ सिक्योर लाइन फ्रॉम अपेरेंटली बीजिंग टू शंघाई। और हमारा क्वांटम मिशन, जैसे मैंने आपको बताया ना, इट हैज़ बीन फंडेड एट 6000 करोड़ रुपीज़, बट जो दूसरे कंट्री से दे गो इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इनफैक्ट जो चाइना का पूरा मेगा प्रोजेक्ट है उसमें फंडिंग इज़ अबाउट $15 बिलियन, जिसके अंदर क्वांटम कम्युनिकेशन को ही अबाउट $5 बिलियन की एलोकेशन की गई है। नासा का जो क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट पास हुआ है लास्ट ईयर, दैट हैज़ फंडेड मोर देन $3 बिलियन वर्थ प्रोजेक्ट, ठीक है? तो हम लोग फंडिंग में भी थोड़ा सा पीछे हैं, और हम लोग, मैं कहूँगा अचीवमेंट में भी वी आर लिटिल बिहाइंड। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि देर आए दुरुस्त आए, लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट फॉर इंडिया, एंड लेट्स होप दैट
the national quantum mission is also successful, and we will be able to achieve quantum communication at a distance or till 2000 kilometers for sure. ठीक है, राइट. दिस इज वेयर वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी. सो ये दो थीम्स हैं जो मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी है क्वांटम टेक से जुड़े हुए. एक तो नेशनल क्वांटम मिशन 1 और दूसरा है क्वांटम कम्युनिकेशन. तो इन दोनों चीज़ों से जुड़े हुए सवाल एक्सपेक्ट आप कर सकते हो. ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पे मैं कहूँगा ओवरऑल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इंडिया के समझे और इंडिया यहाँ पे क्या क्या कर रहा है अगर आप समझोगे ना, तो आई थिंक दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है. भारत का काफ़ी एम्बिशियस प्लान है कि हम लोग आत्मनिर्भर बने हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में. तो इसके प्रति हमारी क्या क्या डेवलपमेंट है, हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या क्या चैलेंजेस है, अगर आप समझोगे तो आई थिंक मोटा मोटी यू विल बी रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. And overall, I think most of you would be already aware that semiconductor के area में India again, yes, we have started, but we are a little behind in terms of the development. But before I delve into the industry itself, I want to tell you something about semiconductor technology, क्योंकि कुछ इस तरह के जेनेरिक सवाल भी बन सकते हैं. I'm quite sure अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एक जेनेरिक सेंस में आपको समझना है, जैसे आप सेमीकंडक्टर शब्द को समझोगे तो आपको सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई काफ़ी आइडिया आ जाएगी. देखिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के पर्सपेक्टिव से देखें, उस स्पेक्ट्रम को देखें, तो एक एंड पे आता है कंडक्टर. कंडक्टर का मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही आसानी से पास थ्रू होने देता है, राइट, यानी कि चार्ज को आसानी से पास थ्रू होने देता है, लाइक कॉपर, लाइक एल्यूमिनियम, लाइक अदर कंडक्टिंग मटेरियल्स. और दूसरे स्पेक्ट्रम पे है आपका इंसुलेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, जैसे कि लकड़ी है, वुड हो गया, ग्लास हो गया, है ना, जैसे कि कार्बन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी इंसुलेटर में माने जाते हैं. सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर कम्स एग्जैक्टली इन बिटवीन दीज टू. आई वुडंट से एग्जैक्टली, बट इन बिटवीन समवेयर इन दिस स्पेक्ट्रम. ना वो कंडक्टर है ना वो इंसुलेटर है. कभी वो कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा, कभी वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा. तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इस्तेमाल करके सेमीकंडक्टर बेस्ड प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं. तो सबसे पहली चीज आपको समझना है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की जब भी हम लोग बात करते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स आर रियली अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ वी मैनिपुलेट दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आई वुड रादर से फ्लो ऑफ चार्ज. एक क्लासिक एग्जांपल है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का, वो है सिलिकॉन. अब आप देखोगे सर नेचुरली सिलिकॉन तो कंडक्टर नहीं है. अब जैसे हमारे पास बहुत सारी रेत पड़ी हुई है, क्या रेत में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? अब आप सोचोगे नहीं सर. हाँ, तो सिलिकॉन जो है इट इज़ नेचुरली एन इंसुलेटर. लेकिन जब हम उसको सब्जेक्ट करेंगे कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस को, जिसको हम लोग कहते हैं डोपिंग, सेमीकंडक्टर के अंदर यानी कि सिलिकॉन के अंदर हम लोग कुछ इंप्योरिटीज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. अब सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में आ जाएगी. अब आप देखोगे कि हम लोगों ने खुद ने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया समवेयर अराउंड 1800s, राइट, और हमें कई दशक लग गए समझने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट जस्ट अबाउट हीट एंड लाइट, है ना. इलेक्ट्रिसिटी से ऑफकोर्स हम लोग बत्ती जला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दशकों में हम लोगों ने धीरे धीरे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को भी समझा. इनफैक्ट 1900s में हम लोगों ने पहला सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाया, और इस सेमीकंडक्टर डिवाइस को हम लोगों ने इस्तेमाल किया टू ट्रांसमिट साउंड, लाइट और इवन डिटेक्ट रेडियो वेव्स. लेकिन इन द नेक्स्ट डेकेड्स सेमीकंडक्टर्स के ऊपर जो रिसर्च चलने लगी, उसमें हम लोगों ने समझा कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स को हम लोग एज अ स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं. ना सिर्फ स्विच, हम लोग एम्पलीफाई भी कर सकते हैं चीज़ों को, सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं. और इन चीज़ों को रिसर्च करते करते हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स बनाए. अब ये ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? बेस एमिटर कलेक्टर मॉडल के ऊपर हम लोग जो इनपुट सिग्नल होगा उस इनपुट सिग्नल को या तो एम्पलीफाई कर सकते हैं या फिर कंप्लीटली शट डाउन भी कर सकते हैं. तो हम लोग एम्पलीफिकेशन के लिए, स्विचिंग के लिए ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करने लगे. और एक बार जब हम लोग ट्रांजिस्टर्स बना लिया, उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने उन ट्रांजिस्टर्स का साइज छोटा
करने की कोशिश की और काफ़ी सक्सेसफुल रहे। और आज जो हम लोग सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स और माइक्रोचिप्स, जहाँ पे ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स हम लोग छोटे से एरिया में, छोटे से एक, मैं कहूँगा एक प्लास्टिक चिप के ऊपर हम लोगों ने ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स को बनाया या फिर डाला, अलग अलग लॉजिकल डिज़ाइन से, अलग अलग एल्गोरिथम्स के बेसिस के ऊपर इनको डेवलप किया। और आज हमारी जो मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग बात करते हैं, इट बेसिकली इज बिल्ट ऑन सेमीकंडक्टर चिप्स ओनली। जो पहला इंटीग्रेटेड सर्किट बना या फिर माइक्रोचिप बना वो 1958 में बना था, राइट। जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं तो अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर्स, अलग अलग माइक्रोचिप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, 8085, 8086 के बारे में, राइट। तो आज अगर हम लोग देखें, आज सेमीकंडक्टर्स हर जगह पे है। और इतनी सरप्राइजिंग सी चीज़ है, जैसे मैंने इस चर्चा की शुरुआत कैसे की कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बताया। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंगली यही सेमीकंडक्टर चिप्स वापस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में मदद कर रहे हैं। कैसे? सर, हमारे सोलर पैनल सिलिकॉन के बेसिस पे ही बने हुए हैं। सर, नॉट जस्ट दोज, जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स समझ लीजिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो हमारे पास ड्रिल्स बने हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो लॉजिक है, उसमें भी सेमीकंडक्टर चिप्स ही है। उसी से हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को ढूंढ रहे हैं, और एक बार फॉसिल फ्यूल ढूंढेंगे, उसी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पा रहे हैं। तो कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि semiconductor technology is connected to electricity, but today semiconductor technology is being used to generate the same electricity. Not just generate, we are using it to store. We are using it to run everything. आज हमारे घर में हमारी गाड़ी हो, हमारे घर हो, हमारे व्हीकल्स हो, हमारी सारी की सारी जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, हमारी स्मार्ट वॉचेस हो गई, एवरीथिंग हैज सेमीकंडक्टर्स इन देम। एवरीथिंग इज बिल्ट ऑन सेमीकंडक्टर लॉजिक इटसेल्फ। सो इसीलिए आज कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर चिप्स हैव बिकम द न्यू ऑयल। ये नया तेल बन चुके हैं। दे हैव बिकम दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, राइट। अब अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की फ्यूचर का है। आज हम लोग जैसे मैक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जहाँ पे बड़े बड़े ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, जिससे कि हम लोग समझ लीजिए आवाज़ को एम्पलीफाई कर रहे हैं, वहाँ से हम लोग धीरे धीरे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पे पहुँचे, जहाँ पे छोटे से इंटीग्रेटेड चिप्स हम लोग बना चुके हैं, माइक्रो चिप्स हम लोग बना चुके हैं। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। उससे भी छोटी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं। एक आपके उंगली के छोटे से पार्ट के ऊपर एक आईसी मिलेगा, एक प्रोसेसर मिलेगा, विच विल हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग टेराबाइट्स ऑफ डेटा, एंड इट विल हैव कैपेबिलिटी टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जिससे कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ रही है। लेकिन सर आगे क्या है? वी आर ऑलरेडी इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन फ्यूचर ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में वी कैन टॉक अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग। जैसे मैंने आपको बताया, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स। टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स में हम लोग नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिस के ऊपर ही छोटे छोटे सर्किट्स बना रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंट्रोल कर रहे हैं। इन दैट सर्किट क्वांटम कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होगा। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में, जैसे मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रहा है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का। सर क्यों हो रहा है? अगेन बिकॉज ऑफ एडवांस सेमीकंडक्टिंग टेक्नोलॉजी ओनली। सिलिकॉन फोटोनिक्स की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से अब थोड़ा सा लाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। सिलिकॉन फोटोनिक्स इज नाउ ऑन राइज। एडवांस मेमोरी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, काफ़ी ज़्यादा कल्चर था सीडी का, राइट। सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, रीराइटेबल डीवीडीज हम लोग इस्तेमाल करते थे। आजकल दे हैव बिकम ऑब्सोलीट। आजकल आई डोंट थिंक आई हैव सीन अ सीडी और अ डीवीडी फॉर द लास्ट डेकेड और सो। आज हमारे पास उससे भी छोटी चीज़ें आ चुकी हैं, पेन ड्राइव आ चुका है, छोटे छोटे मेमोरी चिप्स आ चुके हैं। तो एडवांस्ड मेमोरी सॉल्यूशंस के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारी फिनफेट ट्रांजिस्टर्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अर्लियर हम लोग मॉसफेट ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल करते थे, या फिर मॉसफेट ट्रांजिस्टर्स के ऊपर हमारा फोकस था। तो अभी हमारा फोकस हो रहा है कि फिन स्टाइल में ट्रांजिस्टर्स को डिज़ाइन करें। दीज आर कॉल्ड नेक्स्ट जेन प्रोसेस टेक्नोलॉजीज, जिससे हम लोग समझ लीजिए
डिफरेंट लिथोग्राफी के टेक्निक्स भी इवॉल्व कर सकते हैं, लिथोग्राफी के टेक्निक्स भी डेवलप कर रहे हैं. एज आई टोल्ड यू, वी हैव मूव्ड फ्रॉम मैक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टू माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनटू द रेल्म ऑफ नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड दीज आर सम ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड्स इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी. आई होप कि आप सभी को ये आइडिया आ चुकी है. जिसको ये पता था बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसको नहीं पता था तो इस एवोल्यूशन को भी समझना बहुत ज़रूरी है. अब क्वेश्चन उठता है कि ठीक है सर, मैं समझ गया, अब मुझे थोड़ा सा इंडिया स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए. इंडिया में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हम लोग कहाँ पे हैं, और अभी आप समझ तो चुके होंगे कि ये ज़रूरी क्यों है. जैसे मैंने आपको बताया, सेमीकंडक्टर चिप्स आर द न्यू ऑयल. ये नया ऑयल है. जो क्रूड ऑयल से जो पावर मिलती है ना, वही सेमीकंडक्टर चिप से पावर मिल रही है. लेवरेज जो मिल रही है ना, डिप्लोमेटिक लेवरेज हो गई, इकोनॉमिक लेवरेज हो गई, चिप्स से वही मिल रही है. आप जानते हो कि यूएसए और चाइना के बीच इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर कंपटीशन है, राइट. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि वी नीड टू फोकस ऑन दिस. और भारत का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ना, ये काफ़ी नेसेंट इंडस्ट्री है. इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है. और क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी कंट्रीज है विच आर कंसिडर्ड एज सेमीकंडक्टर चिप जायंट्स? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, यूएस तो है ही, इसके अलावा कौन है? यू हैव ताइवान, यू हैव साउथ कोरिया, यू हैव जापान एंड यू हैव चाइना ऑल्सो. दीज आर द कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर होते हैं. अब क्वेश्चन उठता है कि सर, हमारी भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का साइज़ कितना है, हम लोग कितना प्रोड्यूस करते हैं, किन चीज़ों पे रिलाई करते हैं. देखिए, ये कुछ की स्टैट्स आपको बता रहा हूँ आपकी इंट्रोडक्शन के लिए, आंसर में इस्तेमाल कर सकते हो. इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है in 2024-25, it was approximately valued at 45 to 54 billion dollars. So around 50 billion dollars आप नोट कर सकते हो. and in the next 5 years it is going to डबल होने वाला है to 100 billion dollars. इसके अलावा हमारी खुद की कंजम्पशन जो है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच अबाउट 110 बिलियन डॉलर्स बाय 2030, जो पूरे विश्व की 10% ऑफ ग्लोबल डिमांड ही होगी, राइट. इसके अलावा अगर हम लोग देखें, सर हमारे देश में हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते हैं क्या, द आंसर वुड बी लार्जली नो, ठीक है. हमारी जो सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की भी की कंपोनेंट्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो की कंपोनेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट 70% इंपोर्ट होते हैं. सेमीकंडक्टर, स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट को देखें तो 95%, इवन अगर मैं 100% भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, 95 to 100% of semiconductor requirements are currently met through imports only. सर imports कहाँ से आते हैं? predominantly ताइवान से आते हैं, TSMC है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है. these are some of the main suppliers. US की तरफ से Intel is a very big chip producer, Foxconn is a producer, ताइवान से TSMC is a producer, you find TEL also in South Korea and other countries, right. तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत ने 18 बिलियन डॉलर्स के सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट किए थे, राइट. अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन का स्टेटस देखें तो भारत में अभी फिलहाल लार्ज स्केल कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ है ही नहीं. वी डू नॉट हैव बिग सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज विच कैन प्रोड्यूस कटिंग एज चिप्स. लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज डेवलपमेंट का काम चल रहा है. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लांट गुजरात में आ रहा है, HCL फॉक्सकॉन यूपी में आ रहा है, साउथ इंडिया में भी कुछ प्लांट्स के ऊपर नेगोशिएशन चल रही है. टोटली 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आने वाली है और हमारे देश में शायद अगले साल के एंड तक डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स आ जाएंगे, राइट. इसके अलावा एक्सपोर्ट का क्या सिनारियो? देखिए, 2023 में हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, लेकिन जो इंपोर्ट होकर आते हैं हमारे यहाँ पे असेंबल होते हैं, उसके बाद जो जाती हैं वह उसकी इंपोर्ट से $2 बिलियन, अगेन विच इज़ वेरी मिनिस्क्यूल इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे आपको बताना है. यहाँ तक मैंने आपको बताया कि इंडिया में सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट की फाउंड्री से फिर फैब्रिकेशन यूनिट्स नहीं है, लेकिन भारत 20% ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिज़ाइन वर्कफोर्स को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है. हमारे पास सालाना हज़ारों लाखों इंजीनियर्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स भी बहुत सारे निकलते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन इंजीनियर्स भी बहुत सारे निकलते हैं, एंड मेनी ऑफ देम दे मूव अब्रॉड. इसी को हम लोग ब्रेन ड्रेन कहते हैं. तो भारत में
सेमीकंडक्टर डिज़ाइन का वर्कफोर्स है, लेकिन दूसरे जगह पे हमारे पास वही वर्कफोर्स मिसिंग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिज़ाइन वर्कफोर्स तो काफ़ी है, बट द नेक्स्ट सेट ऑफ इंजीनियर्स आर मिसिंग इन आर कंट्री। सो दीज आर सम ऑफ द की स्टैट्स। अब क्वेश्चन उठता है कि सर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में मुझे जाने की ही ज़रूरत क्यों है। अब ये तो लॉजिक आपको पता ही है ना, हम लोग ऑलरेडी डिजिटल इंडिया मिशन रन कर रहे हैं, भारत डिजिटल बनता हुआ जा रहा है, करोड़ों लोगों के पास, 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल है, 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट है इंडिया में। तो डेटा is the new gold today, right? Or data is running on what? It is running on these semiconductor chips only. That is why I told you semiconductor chips are the new oil. इसका मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर्स अगर बाहर से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी टेक्निकल सोवरेनिटी के ऊपर खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है। सेमीकंडक्टर्स किसी भी मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइस के फाउंडेशन है, बी इट मोबाइल, बी इट योर कंप्यूटर, बी इट योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी इट योर क्लाउड, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह पे सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है। और अगर हम लोग इन चीज़ों के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। इसके अलावा अगर हम लोग हमारी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। पैसा तो जनरेट करेंगे ही करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। पोटेंशियली 1 मिलियन जॉब बन सकते हैं इंडिया में बाय 2026 इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत केवल स्लोगन्स नहीं है। अगर हमें सेल्फ लैंड बनना है तो इम्पोर्ट्स को कम करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 95% सेमीकंडक्टर चिप्स बाहर से आते हैं। 65 to 70% जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं वो चाइना से ही आते हैं, लार्जली चाइना से ही आते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे आत्मनिर्भर बनना है तो इन इम्पोर्ट्स को रोकने की तो ज़रूरत है। कैसे रोकोगे इन इम्पोर्ट्स को? अगर हम लोग हमारे यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करेंगे, दैट विल बी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स एट द ग्लोबल लेवल हमारा ओहदा ज़रूर बढ़ेगा। आज हम लोग इम्पोर्टर हैं, शायद आने वाले दशकों में, मे बी इन अ कपल ऑफ डेकेड्स, we would be exporting these semiconductor chips as well, right? So we have to do this, alright? राइट। तो सर समझ गया, मैं सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को समझ गया, इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को समझ गया, इसके इंपॉर्टेंस को भी समझ गया। तो क्यों नहीं हम लोग बना रहे हैं हमारे यहाँ पे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स। सबसे पहले सेमीकंडक्टर फाउंड्री को सेटअप करने के लिए ढेर सारा पैसा लग जाता है। अप्रोक्सीमेटली $1 billion इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अ फाउंड्री यूनिट टू बी सेटअप, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर फाउंड्री यूनिट बनाएंगे तो $1 billion तक का इन्वेस्टमेंट भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। सो इट इज अ वेरी कॉस्ट इंटेंसिव सेटअप। फैब्रिकेशन यूनिट को सेटअप करना है तो एक तो बहुत पैसा डालना पड़ेगा, और कब तक वहाँ से आउटपुट आएगा इट इज़ नॉट नोन। तो जेस्टेशन पीरियड थोड़ा सा लॉन्ग है, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है हमारे देश में। इसका मतलब कि सरकार की तरफ से मदद मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अंडर डेवलप्ड सप्लाई चेन है हमारे देश में। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो हमारे पास अगर सेमीकंडक्टर चिप्स मुझे बनाने हैं तो मुझे सिलिकॉन वेफर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इनर्ट गैसेस की ज़रूरत पड़ेगी, हाई प्योरिटी इनर्ट गैसेस की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशलिटी केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही अल्ट्रा प्योर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे रॉ मटेरियल्स मुझे यहाँ पे डेवलप करने पड़ेंगे। ये अगर सेमीकंडक्टर्स बनाना शुरू कर दिया लेकिन रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगवा रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। इसके अलावा हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिसिट भी है। सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज को, उनकी फैब्रिकेशन यूनिट्स को कंसिस्टेंट पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, प्योर पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्लीन रूम्स की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत ही रोबस्ट लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया इज़ फॉल्टरिंग बिहाइंड। इसके अलावा स्किल शॉर्टेज का एक प्रॉब्लम है। अब ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है हमारे देश में। अगर आप देखोगे 20% जो ग्लोबल डिज़ाइन वर्कफोर्स है वो हमारे देश से है। मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ। अगर 100 ग्लोबल अगर 100 डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन इंजीनियर्स है, उसमें से 20 इंडिया के हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे दूसरे स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स की शॉर्टेज है। स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, फिजिसिस्ट्स, फैब्रिकेशन एक्सपर्ट्स, एडवांस टेस्टिंग एक्सपर्ट्स, इनकी शॉर्टेज ज़रूर चलती है हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं हमें पूरे जो सप्लाई चेन में जितना भी वर्कफोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है उन्हें बिल्ड करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग थोड़ा सा लेट शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी सालों से, मैं कहूँगा दशकों से, एटलीस्ट कपल ऑफ डेकेड्स एटलीस्ट, बड़ी बड़ी जो
चिप मैन्युफैक्चरर कंट्रीज है, जैसे कि ताइवान हो गया, चाइना हो गया, साउथ कोरिया, यूएस, दे हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड। और अगर हम लोग समझ लिए सेमीकंडक्टर चिप्स बना भी लेंगे तो विल दैट बी कॉस्ट इफेक्टिव एज देम, बिकॉज दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, आई वुड से बारिंग चाइना। स्टिल क्या हम लोग उनसे compete कर पाएंगे, ये एक चैलेंज हमारे सामने ज़रूर रहेगा। इसके अलावा R&D और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है। आप जानते हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, आईसी डिज़ाइंस, फैब्रिकेशन डिज़ाइंस भी कवर होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो रिसर्च कैपेसिटी है वो लो है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन अभी भी बहुत ही डेवलपिंग स्टेज में है। तो these are some of the challenges which we need to overcome to ensure that our semiconductor industry would be thriving, and इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं कहूँगा सालों तक, दशकों तक इंडिया में कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट किया गया है, लेकिन जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व बढ़ रहा है, जिस तरह से डिजिटल बन रहा है विश्व, वी नीड टू फोकस ऑन दीज फॉर श्योर। अब आपके दिमाग में सवाल है, सर ठीक है चैलेंजेस तो मैं समझ गया, लेकिन हमारा देश क्या कर रहा है? देखिए, मैं अगर सेमीकंडक्टर पे सवाल है तो आपके आंसर में आई वुड रियली एक्सपेक्ट कि ये स्टेप ज़रूर लिखा जाए, ठीक है। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, 76,000 करोड़ की इसकी आउटले है। आप इमेजिन कर रहे हो 76,000 करोड़, ऑलमोस्ट आई वुड से $9 बिलियन के आसपास यहाँ पे आउटले दिया गया है सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम को। इस सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम में 4 स्कीम्स हैं। मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इन इंडिया, मॉडिफाइड स्कीम फॉर डिस्प्ले फैब्रिकेशन इन इंडिया, मॉडिफाइड स्कीम फॉर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स एंड फोटोनिक्स इन इंडिया। अब इन तीनों स्कीम्स में जो भी कंपनी, जो भी स्टार्टअप है, वो अगर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट डालना चाहता है, डिस्प्ले यूनिट डालना चाहता है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूनिट डालना चाहता है, तो वहाँ पे 50% की फिजिकल सपोर्ट मिलेगी सरकार की तरफ से। समझ लीजिए, अगर फैब्रिकेशन यूनिट का खर्चा है 1,000 रुपये तो 500 रुपये सरकार ही देगी, राइट, ऑन इक्वल बेसिस, ऑन दी पैरी पासू बेसिस, बिल्कुल। इसके अलावा डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जहां पे आगे वाली एलिजिबल एक्सपेंडिचर को भी, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, आगे आने वाली एलिजिबल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी 50% की असिस्टेंस मिल सकती है। सो इट इज अ ह्यूज प्रोग्राम, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। भारत ने इसको अनाउंस कर दिया विद अ ह्यूज आउटले, ओके। इतना जो आप इमेजिन कीजिएगा 76,000 करोड़, अलग अलग मिनिस्ट्रीज का सालाना बजट भी इतना नहीं होता, ठीक है। कुछ मिनिस्ट्रीज का इससे कम होता है। आई एम क्वाइट श्योर यू नो अबाउट दैट। सो आई होप यू गेट द आइडिया कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ पॉजिटिव स्टेप्स आए हैं, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम आउटले आए हैं। हमारे जो दूसरे मेजर प्लेयर्स, जैसे कि अब फॉक्सकॉन हो गया, AMD हो गया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है और इनके प्लांट्स भी आ रहे हैं भारत में। इन कंपनीज को भी मदद मिल रही है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी काफ़ी हो चुके हैं विद US, जापान, EU की हमें सपोर्ट मटेरियल्स मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिलिकॉन वेफर्स की ज़रूरत पड़ती है, हाई एंड प्योर इनर्ट गैसेस की ज़रूरत पड़ती है, अल्ट्रा क्लीन वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो मटेरियल्स के लिए भी, टेक्नोलॉजी के लिए भी और दूसरी चीज़ों के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा जो पुरानी स्कीम्स भी थी उनको भी रिवैम्प कर रहे हैं। सरकार ने ऑलरेडी सेमीकंडक्टर लैब अप्रूव कर दिया है मोहाली में। देयर इज अ स्कीम फॉर प्रमोशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इसको भी आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। जो ऑलरेडी पुरानी स्कीम थी, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फॉर आई वुड से स्किल डेवलपमेंट, फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। अंडर दिस चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम 113 academic institutions, R&D organizations, startups and MSMEs are involved. 85,000 से भी ज़्यादा हम लोग हाईली क्वालिफाइड जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स है, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है अलग अलग एरियाज में। तो जो ये स्किल गैप की हम लोगों ने बात की थी, इसको कहीं ना कहीं हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। बट अगेन challenges are galore. Let's hope that in the upcoming few years this will give us a lot of results. और ध्यान रखना है, इट्स नॉट जस्ट फॉर 2025। ये जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए ना, क्वांटम टेक्नोलॉजी वाला, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी वाला, दे आर एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट
नॉट जस्ट नाउ, बिलीव मी, फॉर द नेक्स्ट 5 years एटलीस्ट, है ना। अगले 5 सालों तक ये डिस्कशन होता रहेगा, इसके ऊपर नई कुछ रिसर्च आएगी, नई चीज़ें आएगी, नई स्कीम्स आएगी, और अगले साल से होपफुली बाय दिस ईयर एंड या फिर अगले साल तक हमारे खुद के भारत में बने हुए सेमीकंडक्टर चिप्स भी डेवलप होंगे, तो उसके ऊपर भी खबरें आएंगी। तो इंश्योर करें कि जो भी 2026 के भी एस्पिरेंट्स है, 2027 के भी जो एस्पिरेंट्स हैं, इन सेक्टर्स को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करें। देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ देम being in news and being in the question paper for sure. ठीक है, so that is it in this part 3 of the discussion. थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन था, बट आई एम क्वाइट श्योर कि आप अपनी एडवांस प्रिपरेशन में हैं। मैंने कोशिश किया है यहाँ पे बैलेंस करूँ थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन में और एडवांस डिस्कशन में, क्योंकि ऑलरेडी आपको बेसिक्स पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से बेसिक्स को कवर किया हुआ है यहाँ पे। बट आई होप दैट यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ इंसाइट इनटू इट। और अगर इन टॉपिक से सवाल आए तो आई वुड रियली एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स नॉट टू मिस आउट एंड write very good quality answers. All right, so that's it in the part 3 of our discussion. I'll see you in part 4. Part 4 is going to be on artificial intelligence. लेकिन अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर सोशल मीडिया आईडी। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, अगर नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर एज वेल। और ये जो PDF है मैं इसको शेयर करूँगा इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे। ऑलरेडी part 1 PDF is there, you can refer it, and all the very best for your examination. Thank you again. Jai Hind.